महज एक बटन दबाकर दुनिया का कोई भी चैनल देखा जा सकता था। रैक के निचले खानों में कोई 200 के करीब वीडियो केसेट्स रखे थे। इसके पास ही बेहतरीन किस्म का म्यूजिक सिस्टम नस्ब था, जिसके साथ लातादाद केसेट्स भी थे। ये पूरा सिस्टम एक रिमोट कंट्रोल से काम करता था। राइटिंग टेबल के पास 2 इजी चेयर्स भी मौजूद थी। सलाहुद्दीन ने मुझे उसकी तरफ इशारा करके बैठने को कहा और खुद दीवार में फिक्स एक मुख्तसर से बार से शेवाज की बोतल निकालने लगा। उसने पहले अपने लिए जाम भरा। जब वो दूसरा जाम डालने लगा तो मैंने कहा, माफ कीजिएगा कैप्टन, मैं नहीं पीता। उसने एक लफ्ज कहे बगैर बोतल वापस बार में रख दी और मेरी तरफ घूमा। खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। शुक्रिया कैप्टन, मैं बैठ गया। बैठने की बजाय जाम से चुस्कियां लेते हुए टहलने लगा था वो। अचानक वो रुका। तुम्हारे ख्याल में यह हरकत किसकी हो सकती है? जान गरे की, मैंने बेख्तियार कहा। यह उसका काम है, मैंने जोर देकर कहा। फिर उस तफसील से बताया कि किस तरह जान गरे ने रवानगी के वक्त सेकंड ऑफिसर मुआज को 4 नंबर से होशियार रहने के लिए कहा था और धमकी दी थी कि मुमकिन है ये चौथा जहाज को गर्क करने का सबब बन जाए। इसकी धमकी दुरुस्त निकली जब बॉयलर नंबर 4 के तमाम वाल्व से जाम पाए गए थे और ये काम जान गरे ही कर सकता है। इंजन रूम का चीफ इंजीनियर होने के नाते उसे वाल्व जाम करने का मौका हम वक्त मुयस्सर था। उसने ये काम उस वक्त किया होगा जब इंजन रूम का अमला पोर्ट पर तफरीह के लिए गया था। इस जैसे माहिर शख्स के लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं होगा। इसके साबका रिकॉर्ड को जहन में रखें तो इसके सिवा कोई हरकत नहीं कर सकता। वो मुजरिम है कैप्टन। उसने पुरतहसीन नजरों से मेरी तरफ देखा। मिस्टर यूसुफ, यू आर ए ब्रेव मैन। तुमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। अगर बॉयलर फट जाता तो हम सब इस वक्त समंदर में होते। तुम जानते हो कि जिस जगह बॉयलर नंबर 4 है, इस जगह जहाज के पैंदे की चादर एक ज़ेरियाब चट्टान से टकराने की वजह से फट चुकी है। बाद में इसे वेल्डिंग करके जोड़ दिया गया था। वो 2 नंबर काम था जो कंपनी ने जहाज के इंश्योरेंस के प्रीमियम में इजाफे के खर्चे से छुप कर कराया था। बॉयलर के फटने से ये जोड़ खुल जाता तो इस तूफानी मौसम में बैरी जहाज को डूबने में ज्यादा देर न लगती। क्या जान गरे यह बात जानता था? मैंने सवाल के नजरों से कैप्टन की तरफ देखा। जाहिर है चीफ इंजीनियर की हैसियत से उससे यह बात कैसे छुपाई जा सकती थी। कप्तान ने जाम खाली करके मेज पर पटक दिया। ही इज ए रियल बास्टर्ड। मेरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई थी। खुदा का शुक्र है कि उसने कोई केमिकल सोल्यूशन इस्तेमाल किया था। अगर उसने कोई धाती बॉन्ड डाला होता तो वाल्व खोलना नामुमकिन होता। बॉयलर फट जाता और फिर ना जाने खलीज और इसके अमले का क्या होता। ना जाने हम में से कितने बचते और कितने समंदर की नजर हो जाते। ये यकीनन कत्ले आम होता। क्या हम जान गरे के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते कैप्टन? कप्तान सलाहुद्दीन कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं, हम इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उसने खुद माज के सामने एतराफ किया था। फिर बॉयलर के वाल्व में डाला गया सोल्यूशन क्या ये सबूत के लिए काफी नहीं है? कप्तान सलाहुद्दीन ने नफी में सर हिलाया। इस बात से साफ मुकर जाएगा वो। उसने माज से ऐसी कोई बात कही थी। उसे किसी ने वाल्व सोल्यूशन डालते नहीं देखा। गोया हम कुछ नहीं कर सकते, मैंने मायूसी से कहा। वो सब कुछ करके भी आराम से बच निकला। अगर तकदीर हमारा साथ न देती तो वो कामयाब हो चुका होता। हम कोशिश तो कर सकते हैं, कम से कम इस मामले को सबके सामने ला सकते हैं। कप्तान सलाहुद्दीन ने फिर नफे में सर हिलाया। कंपनी उसकी इजाजत नहीं देगी, सिर्फ इसलिए कि वो एक अमरीकी है। मेरे लहजे में हल्की सी तलखी आ गई थी। तुम कह सकते हो। कप्तान सलाहुद्दीन दूसरी तरफ देखने लगा था। इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई बेसूद होगी। अव्वल तो हमारे पास कोई सबूत और गवाह नहीं है। दूसरे, हम उसे गिरफ्तार कर भी लेते हैं तो उसे कहां ले जाते और इस पर किस मुल्क में मुकदमा चलाते और किस कानून के तहत? क्या अमेरिकी हुकूमत अपने एक शहरी की गिरफ्तारी बर्दाश्त कर लेती? अगर हम जान गरे को ईरान के हवाले कर देते तो अमेरिका कंपनी पर पाबंदी लगा देगा। खुद हमारे हुक्मरान हमारे खिलाफ कार्रवाई करते। कप्तान सलाहुद्दीन के लहजे में तलखी तर आई थी। मैं दम बखुद सा सोच रहा था। शमूलियत, इंसानी हकूक और इंसानी मसावत का ठंडोरा पीटने वाला ये मुल्क अपने शहरियों के लिए दोहरा मायार रखता था। अपने मुजरमों को वो दुनिया के किसी भी कोशिश से गिरफ्तार करने या मार डालने का हक महफूज रखता है, मगर अपने मुल्क के किसी शहरी की गिरफ्तारी का हक दूसरे मुल्क को नहीं देता। तीसरी दुनिया की आज़ाद और खुद मुख्तार जहाजरां कंपनी अपने मामलात में इसके सामने बेबस थी, क्योंकि वो तीसरी दुनिया के इन मुल्कों का भी हाकिम था। मैंने सर झटका। ये बैनुल अक़वामी सियासत थी जिससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। मुझे अफसोस ये था कि जान गरे जैसे शख्स हम 31 अफराद की जिंदगियों से खेलकर कितनी आसानी से अपने मुल्क चला गया था और हम उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सके। मौत कितने करीब से हमारे पास से गुजर गई थी। कप्तान सलाहुद्दीन के पास से मैं वापस इंजन रूम में आया
जहां शाम की निगरानी में बॉयलर्स के दूसरे वाल्व भी खोलकर इनकी चूड़ियों की एंटी सोल्यूशन महलूल से सफाई की जा रही थी। मैं दोपहर 1 बजे तक अपनी निगरानी में काम कराता रहा, फिर चार्ज शाम को देकर वापस अपने कैबिन में आ गया। गुज़िश्ता 24 घंटे की बेआरामी, तूफान के झटकों और सबसे बढ़कर आसाबी कशीदगी ने मेरे जोड़ को हिला कर रख दिया था। इस रोज मेरा जिस्म बुरी तरह मुतासिर हुआ था। मैंने आकर गर्म पानी से गुस्ल किया और पानी के साथ 4 एस्प्रिन ली। बाहर जारी तूफान से जहाज अब भी बुरी तरह डोल रहा था, लेकिन यह हचकोले मेरे लिए थपकियों का काम कर रहे थे। पंखे की खुनक हवा मेरे जहन को सुला रही थी। मैं जानगरे के बारे में सोच रहा था, लेकिन रफ्ता रफ्ता नींद मुझ पर हावी होती चली गई और मैं गहरी नींद में डूब गया। इसके बाद मुझे नहीं मालूम कि जहाज वालों पर क्या गुजरी। गालिब ने क्या खूब कहा है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी था। जब मैंने होश संभाला तो दुनिया की ऐसी कौन सी नेमत थी जो मुझे मुयस्सर न थी। रहने को आलीशान बंगला जमशेद पैलेस था, जिसकी दूसरी मंजिल पर एक वसी व अरीज कमरा सिर्फ मेरे लिए मखसूस था। बड़े होकर मुझे मालूम हुआ कि इस शहर कायद के बाज इलाके ऐसे भी हैं जहाँ इस कमरे जितनी जगह में दर्जन भर अफराद रहते हैं। वही इनका बेडरूम होता है, वही ड्राइंग रूम और वही किचन। इसी में वो पैदा होते हैं, पलते बढ़ते हैं, शादी करते और बच्चे पैदा करते और इसी में मर जाते हैं। मेरे आलीशान बेडरूम की आराइश पर कितनी रकम खर्च की गई थी, इसका अंदाजा लगाना मेरे नन्हे से दिमाग के बस से बाहर था। बल्कि मैंने कभी अंदाजा लगाने की कोशिश भी नहीं की थी। मेरी वार्डरोब में बेशुमार कपड़े थे, हर तरह के आला तरीन कपड़े। मैंने शायद ही कभी एक जोड़ा तीसरी बार पहना हो। एक बड़ी सी अलमारी सिर्फ खिलौनों के लिए मखसूस थी, जिसमें हर तरह के लातादाद खिलौने थे। जमशेद अली जब भी किसी ट्रिप से वापस आते थे तो मेरे लिए बेशुमार खिलौने उठा कर लाते थे। मैं कराची की काला तरीन स्कूल में पढ़ता था। वहाँ तालीम के साथ फीस का मायार भी आला था। करोड़पति ताजरों, सनतकारों, जागीरदारों के अलावा सिर्फ स्मगलरों और रिश्वत की अंधी कमाई करने वाले आला सरकारी अफसरान के बच्चे ही इस स्कूल में दाखिल हो सकते थे। मुझे स्कूल लाने ले जाने के लिए एक कार और ड्राइवर मखसूस था। जमशेद पैलेस में मेरी तरबियत और देखभाल की जिम्मेदारी महापारा बेगम के सपुर्द थी। वो बड़ी मोहब्बत और मेहनत के साथ अपना फरीजा अंजाम दिया करती थी। मुझे बाद में मालूम हुआ कि वो ईरानी थी और कभी कभी वो बड़े मुतरन्नम लहजे में जो अजनबी अल्फाज दोहराया करती थी, वो दरअसल फारसी जुबान थी और वो फारसी के अशार गुनगुनाया करती थी। मुझे महापारा बेगम का गुनगुनाना बहुत अच्छा लगता था और जब कभी रात को नींद मुझ पर मेहरबान होने से इनकार कर दिया करती थी तो उनका यही तरन्नुम मेरे लिए लोरी का काम किया करता था। तमाम तरह आसाइश मुयस्सर होते हुए मैं तन्हाई महसूस करता था। तो इसका मतलब ये नहीं था कि जमशेद पैलेस में कम लोग बसते थे। इस आलीशान पैलेस में मेरे अलावा जमशेद अली के बीवी बच्चे भी रहा करते थे। ज़हरा बेगम के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा जावेद था, उसके बाद जुनेद था और सबसे छोटी काजल थी। काजल मुझसे 4 साल छोटी थी और जिस रोज वो पैदा हुई थी उस रोज जमशेद पैलेस में खासी चहल पहल थी। नर्सें और डॉक्टर इस हिस्से में आ जा रहे थे जहां ज़हरा बेगम मौजूद थी। खुद जमशेद अली भी मौजूद थे। दराज कद के हमेशा पुरस्कून रहने वाली जमशेद अली को मैंने पहली बार किसी कदर मुस्तरिब देखा था, वरना इनके चेहरे से इनके जज्बात का अंदाजा लगाना दुश्वार था। ये बात मुझे अजीब सी लगती थी कि मुझे माँ बाप और बहन भाइयों से अलग क्यों रखा जाता था। ज़हरा बेगम मुझे ऐसे प्यार क्यों नहीं करती जैसे जावेद, जुनेद और काजल को किया करती थी। प्यार करना तो एक तरफ रहा, वो मुझसे बात भी बहुत कम किया करती थी, बल्कि मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। और जब मुझसे मुखातिब होती थी तो उनके लहजे में एक अजीब सी कड़वाहट होती थी, जिसे मैं साफ तौर पर महसूस किया करता था कि मैंने बाद में जाना कि कड़वाहट को उर्फ़ आम में नफरत कहते हैं। ज़हरा बेगम मुझसे शदीद तरीन नफरत किया करती थी। मैंने अपनी माँ ही समझा करता था, जिस तरह जमशेद अली को अपना बाप समझता था। अक्सर मैं अपने बेडरूम की खिड़की से लान में शाम को ज़हरा बेगम को जावेद और जुनेद के साथ लाड प्यार करते देखा करता था, तो मेरे अंदर यह सवाल उठता था कि मुझसे इस तरह का रवैया क्यों नहीं रखती। इस मौका पर महापारा की कोशिश होती को मेरा ध्यान कहीं और लगा थे। वो खिड़की के पर्दे बराबर करके मुझे टीवी से बहला लेती या मेरा कोई पसंदीदा खिलौना निकाल लिया करती थी। वो मेरे दिल के इन जख्मों पर मरहम रखा करती थी जो ज़हरा बेगम के रवैये से लगा करते थे। मुझे एतराफ़ है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो महापारा की कोशिशों से हूँ। अगरचे जमशेद अली की तवज्जो और दौलत ने भी अहम किरदार अदा किया, लेकिन मेरी शख्सियत की तामीर में बुनियादी किरदार महापारा बेगम ने अदा किया था। ज़हरा बेगम के बरक्स जमशेद अली का रवैया मेरे साथ मुशफ़क़ाना होता था। वो जब भी पैलेस में आते तो सबसे पहले मेरे कमरे ही में आते थे। मुझे प्यार करते और वो खिलौने देते जो वो मेरे लिए लाते थे।
वो मुझसे पूछा करते थे कि मुझे किस चीज की जरूरत है। उस वक्त मैं कोशिश के बावजूद भी नहीं बता पाता था कि मुझे किसी चीज की जरूरत है। मेरा बचकाना ज़हन इस कमी को पकड़ने में नाकाम रहता था जो मैं अपनी जिंदगी में महसूस करता था। जब मैंने स्कूल जाना शुरू किया तो जमशेद अली बाकायदगी से मेरी तालीमी प्रोग्रेस पर नजर रखा करते थे। वो जब आते मेरी रिपोर्ट्स और रिजल्ट देखा करते थे। अच्छी रिपोर्ट्स पर मुझे शाबाश देते थे और फिर नसीहत करते थे कि मैं दिल लगा कर पढूं ताकि बड़ा आदमी बन सकूं। बच्चे के सामने जो मिसाल होती है वो वही बनने की कोशिश करता है। मुझे भी उस वक्त जमशेद अली, जिन्हें मैं पापा कहा करता था, अच्छे लगते थे। इनकी यूनिफॉर्म मुझे पसंद थी। इनकी छज्जेदार टोपी और इस पर बने निशानात मुझे बेहद अच्छे लगते थे। अजीब बात थी कि वो मुझे जो खिलौने ला कर दिया करते थे वो भी ज्यादा समंदर से मुतल्लिक होते थे, जैसे मोटर बोट्स, बहरी जहाज़ों के मॉडल, आबदोज़ें और सी क्राफ्ट। मुझे याद है जब मैंने पहली बार इनसे कहा, पापा मैं भी आपकी तरह जहाज पर जाऊंगा, तो जमशेद अली ने बेख्तियार मुझे गोद में उठाकर चूम लिया था। मैं अपने बेटे को कैप्टन बनाऊंगा, कैप्टन यूसुफ अली। उन्होंने अपनी कैप उतार कर मेरे सर पर रख दी तो मेरा रुआ रुआ मुसर्रत से झूमने लगा था। मेरे दिल से हंसी की फवार निकली थी। जमशेद अली जिस वक्त पैलेस में दाखिल हुए थे, मैं लान में झूला झूल रहा था। हंसते हुए मेरी नजर ज़हरा बेगम पर पड़ी जो कड़ी नजरों से मुझे घूर रही थी। उनकी आंखों में सुलगती नफरत की तपश महसूस करके मैं सहम कर खामोश हो गया। जमशेद अली ने यह बात महसूस कर ली थी। उन्होंने ज़हरा बेगम की तरफ देखा, फिर मुझे गोद से उतार कर झूले पर बिठाते हुए बोले, यूसुफ बाबा आप खेलो, शाबाश। वो ज़हरा बेगम के पास पहुंचे तो वो तड़प कर बोली, आप पराए बच्चे को। मगर जमशेद अली ने उनका जुमला मुकम्मल नहीं होने दिया था। ज़हरा बेगम, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि इस बच्चे से आपका कोई ताल्लुक नहीं होगा। इससे आगे होने वाली गुफ्तगू मैं नहीं सुन सका था क्योंकि वो दोनों लान पर आगे बढ़ गए थे। मेरा ज़हन इन दो जुमलों से कोई नतीजा निकालने से कासिर था। ज़हरा बेगम की तरह जावेद और जुनेद भी मुझसे लाताल्लुक रहा करते थे, लेकिन नहीं, इनसे भी मेरा वही ताल्लुक था जो ज़हरा बेगम से था, यानी नफरत का। इनकी निगाहों में भी वही नफरत तड़पा करती थी जो मैंने ज़हरा बेगम की निगाहों में देखी थी। मैं इन लोगों की इस नफरत की वजह समझने से कासिर था। बेशक मुझे जमशेद अली की तवज्जो हासिल थी, लेकिन इसे मोहब्बत नहीं करार दिया जा सकता था। मोहब्बत तो वो थी जो जमशेद अली, जावेद, जुनेद और काजल से किया करते थे। मेरे हिस्से में हमेशा तवज्जो आया करती थी और मुझे ये भी गनीमत लगा करती थी। कम अज कम ज़हरा बेगम के रवैये के बाद इस रोज जमशेद अली बेचैनी से टहल रहे थे। अपने बेडरूम के सामने गैलरी में महापारा की नजर बचाकर मैं चुपके से निचली मंजिल में आ गया था और अब वहां होने वाली भाग दौड़ देख रहा था। सफेद लिबास में मलबूस औरतें तेजी से बेडरूम में आ जा रही थी। कभी कभार जमशेद अली इन्हें रोक कर इनसे बात भी करते थे। न जाने क्यों मुझे एहसास होने लगा था अगर जमशेद अली की नजर मुझ पर पड़ गई तो वह मुझे यहाँ से जाने का हुक्म देंगे। लिहाजा मैं एक बड़े से गमले के अक्कब में छुप गया। इस बड़े से गमले में प्लास्टिक का बना खूबसूरत पौधा था जो इतना बड़ा था कि इसने मुझे बाखूबी छुपा लिया था। अचानक बेडरूम से ज़हरा बेगम की फलक शग्गाफ चीखें सुनाई थी। एक लम्हे को तो मैं सहम गया था, फिर मुझे खुशी होने लगी क्योंकि ज़हरा बेगम तकलीफ में थी, तभी तो वो चिल्ला रही थी। अलबत्ता मैं इनकी तकलीफ की वजह समझने से कासिर था। बहरहाल ये चीखें मेरे लिए बाइस से राहत थी। चीखों का ये सिलसिला कुछ देर जारी रहा और फिर जिस तरह अचानक शुरू हुआ था उसी तरह अचानक थम गया। इन चीखों की जगह एक नन्ही सी बारीक आवाज ने ले ली थी। एक नया ज़ीरू दुनिया में अपनी आमद का ऐलान कर रहा था। जमशेद अली की बेकरारी देखने वाली थी मगर वो अंदर जाने से गुरेज कर रहे थे। जाहिर है जब तक डॉक्टर्स की तरफ से इन्हें NOC न मिल जाता वो अंदर नहीं जा सकते थे। खुदा खुदा करके एक लेडी डॉक्टर अंदर से बरामद हुई। उसने बड़ा सा ओवरऑल पहन रखा था और हाथ में सफेद रबर के दस्ताने थे। इसने मुस्कुरा कर कहा, मुबारक हो जमशेद साहब, बेटी हुई है। बेटी? जमशेद अली ने आहिस्ता से दोहराया, फिर बोले, ज़हरा कैसी है? वो दोनों बिल्कुल ठीक है, मैं उसे देख सकता हूँ? जमशेद अली बोले। इनका चेहरा और आवाज मामूल के मुताबिक सपाट थी। आपको कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा, लेडी डॉक्टर ने कहा और वापस बेडरूम में चली गई। जमशेद अली ने जैसे बादल नख्वास्ता सर हिलाया। 10 मिनट बाद जब तमाम नर्सें और डॉक्टर बेडरूम से चले गए तो जमशेद अली अंदर गए। जैसे ही गैलरी सुनसान हुई मैं अपनी कमीनगाह से निकलकर ज़हरा बेगम के बेडरूम की तरफ बढ़ा। मुझे उस नन्ही सी आवाज के बारे में तजस्सुस था जो मैंने पहली बार सुनी थी। इत्तिफाक से जमशेद अली ने दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं किया था, शायद जल्दी में वो इसे खुला छोड़ गए थे। मैंने अंदर झांका। जमशेद अली बिस्तर के किनारे बैठे हुए थे। इनकी पुश्त मेरी जानिब थी और ज़हरा बेगम की तरफ झुके इनसे कुछ कह रहे थे। मैंने जल्दी से पूरे कमरे का जायजा लिया और फिर बिस्तर के पास एक छोटे से पालने में कलबलाते वजूद ने मेरी तवज्जो खींच ली। मैं खामोशी से अंदर चला गया।
अगरचे ज़ारा बेगम का खौफ था, लेकिन इस नन्हे वजूद को देखने का जज्बा ज्यादा ताकतवर था। जमशेद अली की पुश्त मेरी जानिब थी और ज़ारा बेगम बिस्तर पर दराज होने की वजह से मुझे देखने से कासिर थी। मैं एहतियात से दबे कदमों पालने तक गया था। इसकी दीवारें फुट भर ऊंची थी। मैंने उसकी जालियों से अंदर झांका, जहां एक नन्हा सा वजूद लेटा हुआ हाथ पैर मार रहा था। इसकी रंगत अजीब सी थी, किसी कदर सांवली, और उसकी आंखें बिल्कुल स्याह थी। इनमें इस वक्त भी एक अजीब सी चमक थी। वो ज़ारा बेगम पर गई थी, जो किसी कदर सांवले रंग की थी। इनकी आंखें और बाल स्याह थे, लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं था कि वो बेहद हसीन औरत थी, वरना सुर्खो सफेद और वजही जमशेद अली इनसे शादी न करते। जावेद और जुनेद भी ज़ारा बेगम की तरह सांवले से थे, और अब यह नया बच्चा भी इनके रंग रूप पर गया था। वो आम बच्चों से किसी कदर मुख्तलिफ थी। इसकी गहरी सांवली रंगत में कानों की चमक थी, इसकी बड़ी सी आंखों में भी चमक थी, और वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। कम से कम इस वक्त मैं उसे अपनी तरह का लड़का ही समझा था। इससे पहले कि मैं जिस तरह दबे कदमों आया था, उसी तरह दबे कदमों वापस चला जाता। ज़ारा बेगम ने तकिए से सर उचका कर पालने की तरफ देखा तो उनकी नजर मुझ पर पड़ गई। ये कहां से आ गया? इन्होंने तेज लहजे में जमशेद अली से कहा। जमशेद अली ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और खिलाफे तवक्का मुस्कुरा दिए। शायद इसे भी बच्ची की पैदाइश की खबर हो गई और ये इसे देखने चला आया। वो बोले, मेरा ख्याल था कि ज़ारा बेगम मजीद नाराज हो जाएंगी, लेकिन जमशेद अली के लहजे में कोई ऐसी बात थी कि वो मुस्कुराने लगी। इससे मेरी हिम्मत बंधी और मैंने वो सवाल पूछ लिया जो खासी देर से मेरे जहन में कलबला रहा था। ये कहाँ से आया है? कहाँ से आई है? जमशेद अली ने तस्दीक की। ये लड़की है और हमारी बेटी है, जावेद और जुनेद की तरह। मैंने कहा तो वो दोनों चंद लम्हों के लिए खामोश हो गए। मैं लाशौरी तौर पर खुद को इनके बच्चों की फहरिस्त में शामिल नहीं किया था। कुछ देर बाद जमशेद अली ने आहिस्तगी से सर हिलाया। इसका नाम क्या है? मैंने अगला सवाल किया। गोरी, हम इसे गोरी कहेंगे, ज़ारा बेगम ने जवाब दिया। मगर ये तो काली है, मैंने बेसाख्ता कहा। तो फौरन ही ज़ारा बेगम के तेवर बिगड़ गए। खबरदार जो मेरी बच्ची को कुछ कहा, तुम खुद काले हो। आराम से ज़ारा, जमशेद अली मुलायमत से बोले। इसने वही कहा है जो हकीकत है। तुम क्यों कम्प्लेक्स फील करती हो? क्या दुनिया में काले बच्चे नहीं होते? अफ्रीका में तो स्याह फार्म लोग होते होंगे। ज़ारा बेगम फट पड़ी थी। लेकिन इन बच्चों पर एहसास कमतरी लादने के लिए गोरे बच्चे नहीं मुसल्लत किए जाते। मैं पूछती हूँ, आखिर आप? बी क्वाइट। जमशेद अली ने ज़ारा बेगम के लबों पर उंगली रखती थी। मैं तुम्हें सब बता दूंगा, लेकिन मुनासिब वक्त आने पर। वो उठ खड़े हुए और मुझसे कहा, मेरे साथ आइए यूसुफ। कमरे से बाहर आते ही मैंने दरियाफ्त किया, अब ज़ारा बेगम को क्या बता देंगे? शायद ये बात अजीब लगे, लेकिन मैं इन्हें ज़ारा बेगम ही कहा करता था। ये तुम्हारे समझने की बात नहीं है। जमशेद अली ने मेरे गाल थपथपाए। जाओ, जाकर खेलो। ज़ारा बेगम को मेरा बच्ची को काला कहना बुरा लगा था, मगर उन्होंने अपनी बेटी का नाम काजल रखा था, और काजल काला ही होता है। इस पर यह नाम सजता था। मुझे वो अच्छी लगती थी, लेकिन ना जाने क्यों ज़ारा बेगम मुझे उसके पास फटकने नहीं देती थी। अगर मैं कभी उसके पास चला जाता था तो डांट कर भगा दिया करती थी।